अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज हो जाती है। तो एनीमिया को मेनली मीन करपस्कुलर वॉल्यूम की बुनियाद पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा है नार्मोसाइटिक और तीसरा है मैक्रोसाइटिक। रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब है। अगर रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम 80 माइक्रोमीटर क्यूब से डिक्रीज हो गया है और एनीमिया प्रेजेंट है तो इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और अगर रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब के बीच में है तो इसको नार्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और अगर रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम 100 माइक्रोमीटर क्यूब से ज़्यादा हो गया है तो इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में मेनली 3 to 4 एनीमिया आते हैं, जैसा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसेमिया। तो आज हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डिटेल में पढ़ेंगे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन एनीमिया है और इसके साथ साथ ये मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी है वर्ल्ड में। हम जब डाइट में आयरन लेते हैं तो वो 2 फॉर्म में होता है, या तो वो Fe+2 स्टेट में होता है या Fe+3 स्टेट में होता है। Fe+2 स्टेट जो है ये रिड्यूस फॉर्म है और Fe+3 ऑक्सीडाइज फॉर्म है। मीट में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe+2 स्टेट में होता है, जो कि मेनली हीम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो प्लांट में आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन होता है और ये Fe+3 स्टेट में होता है। ये जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स और बोन मेरो मैक्रोफेजेस में होती हैं। तो जब हम मीट वाला आयरन लेते हैं तो ये तो डायरेक्टली ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब हम प्लांट वाला आयरन लेते हैं तो ये मस्ट बी Fe+2 स्टेट में रिड्यूस होगा, क्योंकि इसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है कि ये Fe+3 स्टेट से Fe+2 स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब बॉडी में जो टोटल आयरन है इसमें 80% फंक्शन आयरन हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं और जो 20% फंक्शन आयरन है वो बोन मेरो मैक्रोफेजेस में स्टोर होती हैं। इसके अलावा ये माइग्लोबिन और एंजाइम में प्रेजेंट होती हैं। विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज आयरन को रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि ये आयरन की रिअब्जॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो वो एनीमिया जिसमें अगर आयरन की रिअब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में सही नहीं हो पाती हो तो उसमें हम विटामिन सी भी देते हैं। काजेज़ ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की डिफरेंट काजेज़ हैं। अगर चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल की डाइट में आयरन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो इसकी रिजल्ट में एनीमिया हो सकता है। इंक्रीज यूटिलाइजेशन, कुछ स्टेजेस ऐसी है जिसमें आयरन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी स्टेट में आयरन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है क्योंकि ये बीबी की ग्रोथ के लिए भी यूज़ होती हैं। इसके अलावा लैक्टेशन के टाइम पे जब मदर बीबी को मिल्क देती हैं तो यहाँ भी लार्ज अमाउंट में आयरन की यूटिलाइजेशन होती है। चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए भी लार्ज अमाउंट में आयरन रिक्वायर होते हैं। तो इन स्टेजेस में आयरन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है। इंक्रीज यूटिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे एनीमिया हो सकता है। एम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जैसे कि सेलिक डिजीज़ जिसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती हैं। सेलिक डिजीज़ में क्या होता है कि जो वेलस सरफेस है जो कि वो आयरन की रिअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूडेनम में, वो इसमें एब्सेंट होती हैं। तो अगर वेलस सरफेस एब्सेंट है तो आयरन की रिअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाती और एज अ रिजल्ट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। गैस्ट्रेक्टोमी, अगर स्टमक की रिमूवल हो जाए तो गैस्ट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्ट गैस्ट्रिक एसिड की डिक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से आयरन की रिअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। ब्लड लॉस, ब्लड लॉस में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस है वो मेन में और पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन में मोस्ट कॉमन काज है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। वर्ल्ड वाइड हुक्वारम और शिस्टोसोमियासिस जो है ये JIT ब्लड लॉस की मोस्ट कॉमन काजेज हैं। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया वो वमेन जिसका एज 50 ईयर से कम हो, उसमें मोस्ट कॉमन काज है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर वो पेशेंट जिसका एज 50 ईयर से अबव हो, उसमें ये मोस्ट कॉमन काज है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर में लार्ज अमाउंट में ब्लड लॉस होती है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे। एनीमिया के कुछ जनरल फीचर्स है जैसे कि फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इस वजह से होती हैं क्योंकि जो आर्गन और टिश्यू है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, मींस ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी इसको कंपेंसेट करने के लिए फास्ट ब्रीथिंग स्टार्ट कर लेता है और एज अ रिज़ल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है।
इसके अलावा इसमें कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो डिक्रीज होती हैं और डिक्रीज ब्लड की वजह से बॉडी में पेनलेस होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। स्पेसिफिक फीचर्स में इसमें यह होता है कि काइलोनेकिया होती है। काइलोनेकिया मीन्स स्पूनिंग ऑफ नेर्व्स। इस पेशेंट के जो नेर्व्स है वो स्पून शेप होते हैं। एंगुलर चिलोसिस, एंगुलर चिलोसिस वो कंडीशन है जिसमें माउथ के कार्नर्स में क्रैक्स बन जाते हैं। एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस वो कंडीशन है जिसमें श्रंकन और स्मूथ टंग बन जाती हैं। स्मूथ टंग इस वजह से बन जाती हैं क्योंकि पेपेला जो टंग के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो इसको रफनेस देते हैं, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। पेका, ये जो पेशेंट है वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को खाते हैं जैसे कि आइस, क्ले, चाक, पेपर वगैरह को खाते हैं। अब अगर ये जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है ये चिल्ड्रन में हो जाए तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। प्लमर वेंसन सिंड्रोम, प्लमर वेंसन सिंड्रोम में मेनली 4 कंडीशन प्रेजेंट होते हैं। इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। एसोफेगल वेब, एसोफेगल वेब की वजह से सॉलिड्स के लिए डिस्फेगिया होती हैं लेकिन लिक्विड के लिए डिस्फेगिया नहीं होती। एट्रोपिक ग्लोसाइटिस होती है और इसके साथ साथ एसोफेगस की स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की रिस्क इंक्रीज हो जाती हैं। लैब में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए मेनली हम 2 टेस्ट करते हैं। एक सीबीसी करते हैं। सीबीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें क्या नज़र आता है, जिसमें हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया नज़र आता है और दूसरा इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस नज़र आती है, मींस इंक्रीज प्लेटलेट काउंट इसमें नज़र आती हैं। और दूसरा जो टेस्ट है वो है आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जिसमें हम आयरन का लेवल बॉडी में देखते हैं और ये डिफरेंट आयरन रिलेटेड डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। आयरन प्रोफाइल में हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या नज़र आता है, इसमें हमें डिक्रीज सीरम आयरन नज़र आती हैं, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नज़र आती हैं। ये ओनली एनीमिया है जिसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हैं। तो ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्यों होती हैं, ये इस वजह से होती हैं कि जब भी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी आ जाती हैं तो बॉडी इस कंडीशन को कंपेंसेट करने के लिए ट्रांसफेरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो एज अ रिज़ल्ट लार्ज अमाउंट में आयरन इस ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसमें और क्या होता है कि डिक्रीज फेराटीन लेवल। फेराटीन आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करती हैं। तो जब भी आपको डिक्रीज फेराटीन नज़र आ जाए तो ये बेस्ट सिंगल टेस्ट है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को कन्फर्म करने के लिए। डिक्रीज ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ट्रांसफेरिन की जो सेचुरेशन है वो 15% डिक्रीज हो जाती हैं। ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन इस वजह से डिक्रीज होती है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डिक्रीज आयरन के रिस्पांस में बॉडी ट्रांसफेरिन की कंसंट्रेशन को, ट्रांसफेरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में ट्रांसफेरिन जो है वो अनसेचुरेटेड रह जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ट्रांसफेरिन की जो सेचुरेशन है वो डिक्रीज होती हैं। सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इज इंक्रीज्ड, इसमें क्या होता है कि बॉडी डिक्रीज आयरन लेवल को कंपेंसेट करने के लिए ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आयरन अपटेक को इंक्रीज किया जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मेनली हम 2 एजेंट देते हैं, एक है फेरस सल्फेट और दूसरा है फेरस ग्लूकोनेट। फेरस सल्फेट को हम 200 मिलीग्राम 8 हावर्ली हर 8 घंटे के बाद देते हैं, मीन्स थ्राइस इन अ डे देते हैं। ये जो फेरस सल्फेट है ये 195 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन पर डे प्रोवाइड करती है, मीन्स पर डे ये 195 मिलीग्राम एब्जॉर्ब्ड आयरन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा जो एजेंट है वो है फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट को हम तब देते हैं जब पेशेंट फेरस सल्फेट को इंटॉलरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर डिस्पेप्सिया हो गई है, मीन्स एंड डाइजेशन की कंडीशन है जिसमें फेरस सल्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो हम फेरस ग्लूकोनेट देते हैं। फेरस ग्लूकोनेट को हम 300 मिलीग्राम 12 हावर्ली देते हैं, मीन्स ट्वाइस इन अ डे देते हैं। रिस्पांस टू थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो थेरेपी हम देते हैं वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है वो हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हर 7 to 10 डेज़ में हेमोग्लोबिन का लेवल 1 ग्राम पर डिसिलीटर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब यह है कि ये थेरेपी पेशेंट के लिए वर्क कर रही हैं। और दूसरा इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट चेक किया जाता है। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट 7 डेज़ में इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट इस थेरेपी को गुड रिस्पांस शो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।